दोस्तों अभी हमने एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स वाटर के बारे में पढ़ा। हमने वाटर की यूजफुलनेस के बारे में भी पढ़ा और वाटर की कंटेमिनेशन के बारे में भी पढ़ा। कैसे ह्यूमन इंटरवेंशन से वाटर कंटेमिनेट होता जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई इज अ मेजर प्रॉब्लम वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे। क्योंकि जो हमारा जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो चुका है और एडिक्वेट सप्लाई में अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। तो पूरा वर्ल्ड इस समस्या को फेस कर रहा है। इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल मीन्स री प्लस न्यूएबल मीन्स ये कंज्यूम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। जितना खत्म होगा उतना अपने आप से नया बनता जाएगा। इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। पॉल्यूशन की वजह से और ओवर यूज की वजह से ये रिन्यूएबल सोर्स भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहा है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स। दोस्तों जो हमारे घरों से सीवरेज का जो पानी निकलता है वो पानी ट्रीटमेंट नहीं होता है और ऐसे के ऐसे पानी रिवर्स में बहा दिया जाता है। एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज होता है, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। और ये जब बारिश होती है तो एज ए रन ऑफ वाटर ये सब वाटर जाके रिवर्स में मिलता है और उसको कंटेमिनेट करता है। इंडस्ट्रियल से भी जो डिस्चार्ज निकलता है वो सब अल्टीमेटली रिवर्स में जाता है और डिफरेंट वाटर बॉडीज में जाता है, तो उसको कंटेमिनेट करता है ये। Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. जो भी ये डिस्चार्ज निकलता है सीवरेज से या एग्रीकल्चर से या इंडस्ट्री से, उसको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये वाटर बॉडीज कंटेमिनेट होने से बच पाएंगी। बट हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है। इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वाटर को ट्रीट नहीं करती हैं और जो हमारी जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनके पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या ये कहें कि एक विल पावर नहीं है, तो वो इस वाटर को ट्रीट नहीं कर पाते हैं और पूरा वाटर एज इट इज़ हमारी वाटर बॉडीज़ में जाता है और उसको कंटेमिनेट करता है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। दोस्तों हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा था। टॉप फर्टाइल जो लेयर है उसका इरोजन हो जाता है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। बारिश की वजह से ये बहता हुआ पानी सॉइल की टॉप फर्टाइल लेयर को इरोड कर देता है। तो अगर हमारा वेजिटेशन कवर होगा तो इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। और वेजिटेशन कवर अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी हेल्प करता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। दोस्तों बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होता है और पानी बह के सब नाले से बह के सब रिवर्स में चला जाता है, अल्टीमेटली सी में चला जाता है, तो हमारे किसी यूज का नहीं रहता है। तो एक टर्मिनोलॉजी है वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं और उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं उससे, ठीक है। इससे ग्राउंड वाटर टेबल हमारा इम्प्रूव होता है। The canals used for irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepage. प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए इनकी कैनाल्स की, इसकी वजह से सीपेज की वजह से जो वाटर का वेस्टेज है वो वेस्टेज ना हो। और दूसरा, स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। जो हमारे यहाँ पे खासकर जो नॉर्थ इंडिया में इरिगेशन की प्रैक्टिस क्या है, ट्यूबवेल से पानी आता है और एज इट इज पानी खेतों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो गर्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वाटर इवेपोरेट होता रहता है और जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा पानी हम यूज करते हैं। तो ये प्रैक्टिस यूज ना करके हमें स्प्रिंकलर्स यूज करना चाहिए। स्प्रिंकलर से क्या होगा, एक तो वाटर सीपेज नहीं होगी और एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट नहीं होगा। जितनी ज़रूरत है मॉइस्चर की उतना ही पानी मिलेगा। In dry regions with high rates of evaporation, drip और trickle irrigation is very useful. एक तो हो गया स्प्रिंकलर्स और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, जो हमारा जो ग्राउंड है, मतलब हमारे जो फार्म्स हैं, खेत हैं, उनके अंदर पतली पतली ऐसे पाइप्स सी होती हैं, ठीक है, पाइप होती हैं और इन पाइप्स में कुछ कुछ एक डिस्टेंस पर होल्स होते हैं। उसमें जो पानी फ्लो करता है तो पानी इसमें निकलता है और हमारे
खेत में पानी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल यहाँ से। ठीक है, जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, पाइप में ये होल है कुछ डिस्टेंस पे, जब पानी इसमें फ्लो करता है तो इस होल से धीरे धीरे पानी रिसता रहता है और सॉइल को पानी मिल जाता है। इससे एक तो ये होगा कि एवेपोरेशन से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। दूसरा सीपेज भी इससे बहुत कम होगा, तो ड्राई रीजन के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ये तो हो गया वाटर कंजर्वेशन की बात। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. दोस्तों हमने पहले पढ़ा था कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए तीनों कंडीशन मस्ट है। ठीक है, तीनों कंडीशन मस्ट है लाइफ के लिए। जहाँ पे तीनों मिलते हैं उस पोर्शन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो लाइफ के लिए ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। लिथोस्फीयर भी होना चाहिए, हाइड्रोस्फीयर भी होना चाहिए और एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड, आपस में लिंक हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। सभी जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स अगर हर्बीवोरस है तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, कार्निवोरस है तो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। लाइकवाइज जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी एनिमल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो पॉलिनेशन जो होता है वो केवल पॉलिनेशन जानवरों की वजह से या पक्षियों की वजह से ही हो सकता है, या विंड की वजह से भी हो सकता है। तो इंटरडिपेंडेंट है सब एक दूसरे पे। Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल, सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स। एक्ट्स एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल और डिफरेंट टाइप्स के ऑयल, और भी गम, मेडिसिनल प्लांट्स, एंड आल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज। पेपर भी हमें मिलता है, जिससे बुक्स बनती हैं, न्यूज़पेपर बनता है, वो सब भी हमें प्लांट से ही मिलता है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, जो पानी में रहने वाले प्राणी हैं वो भी इंक्लूड करते हैं हम वाइल्ड लाइफ में। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स, हाइड्स मीन्स स्किन्स, जिससे हमारे बैग्स बनते हैं, शूज बनते हैं और भी डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, एंड वूल। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हनी बीज जो हमें हनी प्रोवाइड करती है। हेल्प इन पॉलिनेशन, जैसे हम बात कर रहे थे पॉलिनेशन की प्लांट्स के लिए, तो जो हनी बीज हैं और दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में हेल्प। इंसेक्ट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है, दे एक्ट एज ए डिकम्पोजर ऑल्सो। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट्स एज डिकम्पोजर एज वेल। वुल्चर, जो गिद्ध हम जिसको बोलते हैं, वुल्चर्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इज ए स्कैवेंजर। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। एक टर्म होती है कार्निवोरस, कार्निवोरस, और एक है स्कैवेंजर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्या है? कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। स्कैवेंजर जो सड़े गले मांस को खाते हैं, मतलब एनिमल पे डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, जो डेड एनिमल्स हैं ये केवल उसी को खाते हैं। ठीक है। Vultures, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खा के स्कैवेंजर्स एक क्लींसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल all are integral to maintaining balance in the ecosystem. तो कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, कोई भी हो, इस इकोसिस्टम में सबका एक इम्पोर्टेंट रोल है। हमने जैसे फूड चेन के बारे में बात की थी, फूड चेन में अगर एक भी लिंक ब्रेक हो जाएगा
तो वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए सभी ऑर्गेनिज्म, स्मॉल है या बड़ा है, सब एक इंटीग्रल पार्ट है इकोसिस्टम का और उसको बैलेंस में रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब यहाँ पे रेनफॉल से है। ठीक है, रेनफॉल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, स्नो की फॉर्म में भी होती है, हेल स्टॉर्म की फॉर्म में भी होती है, या नॉर्मल जो बारिश हम उसको बोलते हैं वाटर की फॉर्म में हो सकती है। तो हम मॉइस्चर का मतलब यहाँ पे रेनफॉल से है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ पे बड़े पौधे होंगे, बड़े पेड़ होंगे, तो फॉरेस्ट कवर होगा वो। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। यहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छी होगी, रेनफॉल अच्छा होगा, वहाँ पे अच्छे डेंस फॉरेस्ट होंगे। वाटर सप्लाई अगर थोड़ी कम होगी वहाँ पे तो फॉरेस्ट इतने डेंस नहीं होंगे, थोड़े स्पार्स फॉरेस्ट होंगे। As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. जैसे जैसे बारिश कम होगी तो डेंसिटी जंगल की कम होगी और पौधों का पेड़ों का साइज भी कम होगा। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, हमने ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा था, कंपास, प्रेरीज, सवानाज। इन जगह पे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से कम रेनफॉल होती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ग्रासलैंड्स डेवलप होती है। जहाँ बारिश बहुत कम होती है, ड्राई एरियाज होते हैं, वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स होते हैं। ठीक है, जैसे कीकर है, बबूल है, ये होते हैं ड्राई रीजन्स में। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्स सरफेस। पहले बात करते हैं डीप रूट्स की। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स। जो डेजर्ट एरियाज हैं उनके प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं। गहरी क्यों होती हैं? ताकि नीचे ग्राउंड में मॉइस्चर जहाँ भी मिले मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकें। एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस। लीव्स जो होती है थॉर्नी सरफेस होता है, डेट मीन्स सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन से वाटर का लॉस कम हो। एंड वैक्सी सरफेस से भी वाटर का लॉस कम होगा। ठीक है, लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ये तो बात होगी ड्राई लैंड्स की। अब टुंड्रा की बात करते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स। जो पोल रीजन्स हैं, हमारे पोलर रीजन्स हैं, जैसे हमारा ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे होता है टुंड्रा वेजिटेशन। इसके नीचे आएंगे टुंड्रा से थोड़ा सा इक्वेटर की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? टैगा। पोल की तरफ टुंड्रा, पोल से जब इक्वेटर की तरफ आएंगे तो टैगा। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। क्योंकि बारिश भी यहाँ पे कम होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो कोई भी प्लांट डेवलप नहीं कर पाता है। यहाँ पे नॉर्मली मॉसेस एंड लाइकेंस मिलते हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। 200 साल पहले, 2 सेंचुरी बैक, 2 शताब्दी पहले जितनी जनसंख्या थी इस वर्ल्ड में, उससे बहुत कई गुना ज़्यादा जनसंख्या अभी हो गई है। To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. जो फॉरेस्ट लैंड थे, फॉरेस्ट लैंड को हमने क्लियर कर दिया एग्रीकल्चर लैंड के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को फीड करने के लिए हमें फूड ग्रेन्स की आवश्यकता है, फूड की जरूरत है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। और फॉरेस्ट कवर है जो पूरे वर्ल्ड में, वो धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से कम हो रहा है। बहुत तेजी से कम क्यों हो रहा है? ह्यूमन की रिक्वायरमेंट के लिए। फर्स्ट तो एग्रीकल्चर के लिए हमने फॉरेस्ट को क्लियर किया। दूसरा, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, टिम्बर वुड की रिक्वायरमेंट है, हमारी मेडिसिन के लिए रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें एक अपने इंडस्ट्रीज में वुड की रिक्वायरमेंट है, या एज ए फ्यूल हमें वुड की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमने फॉरेस्ट को काटना शुरू किया। तो फॉरेस्ट कवर हमारा तेजी से कम हो रहा है। देर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट से या प्लांट से या ट्री से हमें कितने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, कितने इनपुट्स मिलते हैं, हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ
खतरे में आ जाएगी, डेंजर में आ जाएगी, हमारा सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। तो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा ही था कि सभी जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस दोनों मिलके हमारे जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं प्लांट्स और एनिमल के, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको लॉस करते हैं। Many species have become vulnerable or endangered, and some are on the verge of extinction. मैनी स्पेसीज या तो वल्नरेबल हैं या इंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं, या कुछ एक स्पेसीज तो ऐसी हैं वो बिल्कुल एक्सटिंक्शन की कगार पर है, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट को काटना। सॉइल इरोजन, सॉइल की जो फर्टाइल लेयर है उसका इरोजन। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन ह्यूमन फैक्टर है, सॉइल इरोजन नेचुरल फैक्टर भी है, ह्यूमन फैक्टर भी है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज प्रॉपरली ये ह्यूमन इंटरफेरेंस है। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में फायर नेचुरल भी लगती है, लेकिन ह्यूमंस भी लगाते हैं अपने फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होता है उसमें हम फॉरेस्ट में फायर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट जल जाते हैं और हमें एक फार्मिंग के लिए एरिया मिल जाता है। सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स, ये दोनों ही मतलब नेचुरल फिनोमेना है, बट लैंडस्लाइड्स ह्यूमन इंटरवेंशन से इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, दे आर सम ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को एक्सटिंक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको एक्सीलरेट करते हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। One of the major concerns is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. हमारे जो एनिमल्स की कुछ स्पेसीज हैं उनका जो शिकार हो रहा है उसकी वजह से कुछ स्पेसीज बहुत खतरे में हैं और इनके नंबर बहुत शार्पली डिक्लाइन कर रहे हैं। द एनिमल्स आर पोच्ड for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns, as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock। ये सब भी कुछ एनिमल्स हैं जो इनका इलीगल ट्रेड हो रहा है और जिसकी वजह से ये खतरे में है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? हमने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये वाइल्ड नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज को कुछ रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और इन जो भी स्पेसीज हैं प्लांट्स की या एनिमल्स हैं इनको प्रमोट किया जाता है। ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा तो ये नेचुरल अपने हैबिटेट में ग्रो करेंगे। Conservation of creeks, lakes, and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. हमारे जो क्रीक्स हैं, लेक्स हैं या वेटलैंड्स हैं उनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, जो प्रेशियस रिसोर्सेज हैं उसको डिप्लीशन से बचाने के लिए। देयर इज अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। देखिए, हमने जो पहले बोला था कि इन इकोसिस्टम में सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो एक बैलेंस क्रिएट है। अगर हम इस बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, लेकिन अब नंबर ऑफ स्पेसीज को अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पेसीज। देखिए, यहाँ पर भी कल्प्रिट ह्यूमन बींग्स ही हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज ने वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इस नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्टर्ब किया है।
Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. हमने जो बर्ड्स और एनिमल्स की जो किलिंग की है, हंटिंग की है, इसकी वजह से या तो वो खत्म हो चुके हैं या खत्म होने की कगार पर है. दे हैव आइदर एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने की कगार पर है या खत्म हो चुकी है. तो इसको कैसे रोका जा सकता है? एक अवेयरनेस की जरूरत है. अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इंकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे इस तरह के जो फेस्टिवल है, वन महोत्सव है या सोशल फॉरेस्ट्री है, इसको इनकरेज करना चाहिए. लोगों के बीच में एक फीलिंग आनी चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम इनको प्रिजर्व करें, इनको कंजर्व करें. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरीड स्पेसीज. तो स्कूल चिल्ड्रन है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं देश का. अगर बच्चों में ये सब चीज़ें डेवलप की जाएंगी, ये हैबिट डेवलप की जाएगी कि वो बर्ड्स को देखें, नेचर कैंप्स में जाएं, प्रकृति को एप्रिशिएट करें, वहाँ पे देखें, प्रकृति को समझें, तो हो सकता है आगे चल के वो इनको कंजर्व करने के लिए इनकरेज होंगे. Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bustard and peacock is illegal. इन सब जानवरों को मारना इंडिया में इलीगल है, लेकिन फिर भी इनकी किलिंग हो रही है क्योंकि इससे बहुत पैसा मिलता है, इलीगल ट्रेड से पैसा मिलता है. An international convention CITES has been established that lists several species of animal and birds in which trade is prohibited. CITES जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लिस्ट जारी करती है, इसके अनुसार इन लिस्ट में बर्ड्स और एनिमल्स जो आते हैं उसका ट्रेड प्रोहिबिट है. तो साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. साइट्स है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. It is an international agreement between governments. It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. तो एक एग्रीमेंट है जो ये इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड्स इन स्पेसीज की, सॉरी, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट की स्पेसीज में इंटरनेशनल ट्रेड ना हो जिसकी वजह से ये इनका सर्वाइवल खतरे में आ जाए. तो ठीक है, ये तो बात होगी साइट्स की. तो दोस्तों हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ लिया और हमें इनकी कंजर्वेशन के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हमारी लाइफ है. अगर नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए तो हमारी सर्वाइवल भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि हम इन पर डिपेंडेंट हैं. तो इसके साथ ही आज का ये चैप्टर ख़त्म करते हैं. नए चैप्टर में नई एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.